guys, welcome back to my channel Pragya Science Coaching Center or PS Coaching Center. Today we will read class 12th physics objective that is too much important for the board examination. So without much delay let's get started. साथियों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो प्रश्न हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, अतः इन सारे प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे। आज मैं आपको फिजिक्स का 20 प्रश्न बताऊंगा जो अति महत्वपूर्ण है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला प्रश्न है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, आपको बताना है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है कांच में, निर्वात में, हीरा में या पानी में। यानी प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है, कांच में, निर्वात में, हीरा में या पानी में। तो याद रहे कि प्रकाश का वेग निर्वात में ही सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि कांच और हीरा तथा पानी ये ज़्यादा सघन माध्यम है, और माध्यम जितना ही सघन होता है उसमें प्रकाश का वेग कम हो जाता है। और निर्वात क्या है, एक विरल माध्यम है, इसमें प्रकाश का वेग बहुत ही ज़्यादा होता है। अतः कांच, हीरा और पानी में क्या होगा, कम होगा, जबकि निर्वात में प्रकाश का वेग ज़्यादा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का चाल अधिकतम होता है, और आपको बताना है कि ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है, वायु में, इस्पात में, जल में या निर्वात में। यानी ध्वनि का चाल अधिकतम किस में होता है, वायु में, इस्पात में, जल में या निर्वात में। तो याद कर लें कि ध्वनि का वेग अधिकतम इस्पात में ही होता है, सबसे ज़्यादा ध्वनि का चाल इस्पात में ही होता है। इसमें वायु, जल और निर्वात, इसमें क्या होगा, जो ध्वनि का चाल है वो कम हो जाता है, जबकि इस्पात में ध्वनि का चाल ज़्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है। यानी किसी स्थान का तापमान जब बढ़ जाए तो आर्द्रता में कैसा परिवर्तन होगा। विकल्प है घटता है, घटता बढ़ता रहता है, बढ़ता है या स्थिर रहता है। फिर से विकल्प सुनिए। पहला विकल्प है घटता है, दूसरा है घटता बढ़ता रहता है, तीसरा है बढ़ता है और चौथा है स्थिर रहता है। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि जब क्या होगा, टेम्परेचर तापमान बढ़ेगा तो निश्चित आर्द्रता क्या होगा, घटेगा। जब तापमान बढ़ेगा तो नमी क्या होगी, नमी जो होती है वह घटने लगती है, और तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा, तापमान बढ़ने से नमी घट जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। यानी बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है, कौन साधन लगाया जाता है। विकल्प है रेक्टिफायर, अन्य, स्विच या रेगुलेटर। पंखा की गति बदलने के लिए हम क्या करते हैं, तो आप देखे होंगे कि बिजली के पंखा की गति बदलने के लिए उसके स्विच के पास क्या किया जाता है, बोर्ड में, ऐसा अगर एक बोर्ड हो गया, बोर्ड में इस प्रकार गोला एक लगाया जाता है, उसका नाम है रेगुलेटर। और इसको घुमाकर हम लोग क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं तो इसका स्पीड क्या होता है, पंखा का बढ़ता है या घटता है, तो इसका नाम है रेगुलेटर। यानी पंखे की गति को हम क्या करते हैं, रेगुलेटर से ही नियंत्रित करते हैं। रेक्टिफायर तो अलग चीज़ हो गया, अन्य अलग है। स्विच तो ऑन ऑफ करके हम क्या करते हैं, लाइन देते हैं। यानी रेगुलेटर ही है जो पंखे की गति को बढ़ाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किलोवाट घंटा मात्रक है, यानी किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो देखिए यहाँ याद कर लेना है, विकल्प पहले सुन लीजिए। ऊर्जा का, शक्ति का, आवेश का, विद्युत का, यानी विभवांतर विद्युत का। यानी ऊर्जा का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, आवेश विद्युत का मात्रक है, विभवांतर विद्युत का। यानी किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा। तो याद कर लें कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, जे, शक्ति का मात्रक वाट होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ऊर्जा का मात्रक होगा 0 kWh जो है ऊर्जा का मात्रक है, किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। विकल्प है प्रकीर्णन का, अपवर्तनांक का, अपवर्तन का, व्यतिकरण का, इनमें से किसी का नहीं। यानी पानी के ऊपर हम तेल जब गिराते हैं तो चमकता है, क्यों चमकता है ये बताना है। तो यहाँ तो आप देख लीजिए कि प्रकीर्णन तो होगा नहीं,
यानी प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, जब देखिएगा तलवार की जो धार होती है ना, धार वो चमकता हुआ नजर आता है प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश प्रकीर्णित होती है तो चमकता हुआ नजर आता है, तो ये तो होगा नहीं। इसके बाद अपवर्तन, अपवर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा चेंज होती है, जिसको कहा जाता है अपवर्तन। अतः अपवर्तन भी नहीं होगा, ना तो प्रकीर्णन होगा और नहीं अपवर्तन। तो वह बचा कौन, व्यतिकरण। यानी व्यतिकरण के कारण क्या होता है, तेल की परतें जो होती है वो चमकती है, यानी दो माध्यम मिल जाता है वहाँ। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ चुंबकीय है। विकल्प है एल्युमिनियम, बिस्मथ, निकल या ये सभी। एल्युमिनियम, बिस्मथ, निकेल या सभी आपको बताना है चुंबकीय, यानी वह पदार्थ जिसको चुंबक आकर्षित करता है उसे कहा जाता है चुंबकीय पदार्थ। तो देखिए एल्युमिनियम चुंबक में तो नहीं सड़ता है, बिस्मथ में भी क्या होता है, चुंबक नहीं सड़ता है, तो ना तो एल्युमिनियम होगा आपका आंसर और ना ही बिस्मथ होगा। तो बचा कौन, निकेल ही है, जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, तो चुंबकीय पदार्थ आपका हो गया निकेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ विकल्प दिया है आर्किमिडीज का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का नियम, पास्कल का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। यानी किसके कारण पानी में सुई तो डूब जाता है लेकिन जहाज तैरता रहता है। तो आप याद कर ले, यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है, उसने दिया था, आर्किमिडीज एक सिद्धांत दिया था कि जब कोई वस्तु तरल में, द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके द्वारा जितना जल का विस्थापन किया जाता है वह विस्थापन उस वस्तु के भार में आंशिक कमी लाता है, जिसके कारण वह तैरता हुआ नजर आता है। कहने का अर्थ है जो जहाज है, जहाज जब पानी के ऊपर जाता है तो बहुत अधिक द्रव को विस्थापित कर देता है और जितना ज़्यादा द्रव का विस्थापित करेगा उतना ही उसका भार कम हो जाएगा और ऊपर क्या होगा, वो तैरता हुआ नजर आएगा, जबकि सुई पानी को विस्थापित नहीं कर पाता है इसलिए वो डूब जाता है। अतः आर्किमिडीज का सिद्धांत होगा। अगला क्वेश्चन है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है। विकल्प है पृष्ठतनाव, श्यानता, घर्षण या प्रत्यास्था। यानी किसके कारण बाल आपस में सट जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि वर्षा की बूंदें भी गोलाकार होती है, किसके कारण। तो याद रहे कि यहाँ आपको याद कर लेना है कि पृष्ठतनाव के कारण ऐसा होता है। पृष्ठतनाव एक गुण है, द्रव का एक गुण है, जिसके उनका के कारण द्रव अपने पृष्ठ के क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाए रखना चाहती है और सभी ज्यामितीय आकार में गोला ही वो आकार है जिसका क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। इस द्रव क्या होता है, गोलाकार हो जाता है और बाल भी आपस में चिपक जाते हैं, यानी पृष्ठतनाव होगा। श्यानता तो क्या है, द्रव का गढ़ापन है जिसकी वजह से द्रव किसी दूसरे सतह पर बल लगाता है, जो श्यानता बल हो गया। घर्षण दो संपर्क सतहों के बीच लगने वाला बल है। प्रत्यास्था क्या है, प्रत्यास्था यानी जब किसी रबर को हम क्या करते हैं, खींचते हैं और छोड़ते हैं तो पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है, यह प्रत्यास्था के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डेसिबल होता है, एंड डेसिबल क्या है, डेसिबल क्या है। विकल्प है एक ध्वनि स्तर का मापन, एक संगीत यंत्र, एक संगीत नोट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ तो विकल्प यूँ ही दे दिए हैं, लेकिन यहाँ ध्वनि का ही मात्रक है डेसिबल। डेसिबल क्या करता है, ध्वनि का माप करता है और बताता है वो ध्वनि जो है हमारे कानों के लिए प्रिय है या नहीं। डेसिबल से हम ध्वनि का माप करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। चलिए यहाँ देखने किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। विकल्प दिया है ऊर्जा, गति ऊर्जा, बल या कार्य। चलिए तो यहाँ देख लीजिए, ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल। गतिज ऊर्जा का भी मात्रक जूल, कार्य का मात्रक भी जूल, सबका मात्रक समान है। और जूल इक्वल टू क्या होता है, जूल इक्वल टू न्यूटन मीटर। जूल इक्वल टू हो जाता है न्यूटन मीटर, जूल इक्वल टू न्यूटन मीटर होता है। और बचा कौन, बल। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और तो किसका मात्रक न्यूटन मीटर नहीं है, तो बल का। आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि अस्थायित्व बढ़ाने के लिए, फिसलने की संभावना कम हो जाए या तेज चल सके, शक्ति संरक्षण के लिए। कौन सा विकल्प होगा। यानी पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि, यानी पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है, ये बताना है। तो देखिए यहाँ विकल्प अस्थायित्व बढ़ाने के लिए, फिसलने की संभावना कम हो जाए, तेज चलने के लिए, शक्ति संरक्षण के लिए। तो याद रहे जब कोई व्यक्ति पहाड़ी पर चढ़ता है तो पहाड़ी पर चढ़ने के क्रम में वह अस्थायी
उसकी पैरें अस्थायी होती जाती है जब क्या होता है पीछे की ओर जाता है, तो यानी पीछे झुकेगा तो गिर जाएगा और आगे झुकेगा तो उसका अस्थायित्व बढ़ जाता है और आसानी से चढ़ जाता है। तो आपका आंसर होगा अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है क्या कहलाता है? बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है। विकल्प दिया है त्रिक बिंदु, क्वथनांक, हिमांक या क्रांतिक ताप। तो यहाँ थोड़ा सा देख लें, क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब है जिस ताप पर द्रव उबलता है उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहा जाता है। हिमांक, जिस ताप पर कोई द्रव जमता है, फ्रीज हो जाता है, वो क्या है? हिमांक है। और क्रांतिक ताप यह एक फिक्स तापक्रम है। यहाँ दिया त्रिक बिंदु, त्रिक बिंदु तो बर्फ, पानी और वाष्प, तो तीनों दिया है, तीनों क्या संतुलन रहता है। तो जिस ताप पर तीन वस्तुएं बर्फ, पानी और वाष्प तीनों संतुलन होता है उसे त्रिक बिंदु कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ एक और हम बता दें आपको, त्रिक यहाँ क्रांतिक ताप दिया गया था, हम आपको क्रांतिक ताप अगले वीडियो में बताएंगे, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन, सीसा, स्टील या अभ्रक, यानी किस धातु से सौर सेल बनता है? तो काफ़ी सिंपल है, ये सिलिकॉन से बनता है। ये साइज सिलिकॉन है जिससे सौर सेल का निर्माण किया जाता है। न तो सीसा से बनेगा और न ही स्टील से और न ही अभ्रक से। थोड़ा सा और हम लोग जान लें कि सिलिकॉन जो धातु है इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक बनाते हैं। इन्हीं एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक को, एन और पी अर्धचालक को जोड़ करके सौर सेल का निर्माण किया जाता है। यह परीक्षा में पूछता है कि एन टाइप अर्धचालक क्या है, पी टाइप अर्धचालक क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI है एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक। अतः आप अगले वीडियो में इसे जरूर देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर, मनुष्य के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा, आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा। चलिए एक बात यहाँ जान लीजिए, जब वास्तविक होगा कोई भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो निश्चित उल्टा होगा, निश्चित उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। और जब काल्पनिक होगा, अगर आभासी या काल्पनिक हो रहा है तो काल्पनिक हमेशा क्या होगा? सीधा, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, तो ये हमेशा आपको याद कर लेना है। तो यहाँ देखता है कि रेटिना पर, तो रेटिना पर हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जब वास्तविक बनेगा तो क्या होगा? उल्टा होगा, यानी विकल्प का डी हो जाएगा आंसर। अगला, निम्न में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? तो अभी क्वेश्चन पहले हमने चर्चा किए थे कि वह पदार्थ जिसको चुंबक आकर्षित करता है, चुंबकीय पदार्थ, जिसको नहीं आकर्षित करेगा उसे अचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। तो यह कहता है अचुंबकीय, तो निकेल को भी क्या करता है? चुंबक आकर्षित नहीं करता है, नहीं, निकेल को भी चुंबक आकर्षित कर लेता है, लोहा को भी आकर्षित कर लेता है, जबकि पीतल को आकर्षित नहीं करता है। और तब पीतल क्या है? अचुंबकीय पदार्थ है, जबकि निकेल और लोहा क्या है? चुंबकीय पदार्थ हैं। फिर से सुन लीजिए, निकेल और लोहा चुंबकीय पदार्थ है, निकेल और लोहा क्या है? चुंबकीय पदार्थ है, Fe और Na, जबकि पीतल, कॉपर, ये तो तांबा हो गया, जबकि पीतल क्या है? यह अचुंबकीय पदार्थ है। कॉपर भी याद कर लें, वो अचुंबकीय पदार्थ है। किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम होता है, एक सामान्य मनुष्य के शरीर का तापक्रम, टेम्परेचर कितना होता है? तो यार यहाँ दिया 95 डिग्री, 99, 65 या 98। तो याद कर लें कि एक सामान्य मनुष्य के शरीर का तापक्रम 98 डिग्री सेल्सियस होता है। एक्चुअल तो है 98.4 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यहाँ 98 है तो आपका विकल्प 98 ही होगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन वेक्टर मात्रक है? वेक्टर मानी सदिश। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है ये आपको बताना है। कौन सा? तापमान, चाल, ऊर्जा या बल। तापमान, चाल, ऊर्जा या बल, इसमें इन सब में कौन सदिश राशि है आपको ये बताना है। तो देखिए, तापक्रम एक अदिश राशि है, चाल भी एक अदिश राशि है, ऊर्जा भी एक अदिश राशि है, तो बचा कौन? बल। बल एक सदिश राशि है और तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बल, यानी डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्योंकि, यानी बोतल में पानी भर देते हैं और पानी को जमाते हैं तो बोतल फूट जाता है, क्यों? विकल्प दिया है, पानी गर्म करने पर फैलता है,
पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ता है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है। तो याद रहे जब पानी को हम बोतल में जमाते हैं तो बर्फ़ बनता है और बर्फ़ का में फैलाव होना शुरू हो जाता है। जमने के बाद बर्फ़ क्या होता है, पानी फैल जाता है, नहीं बर्फ़ फैल जाता है जिससे बोतल फट जाता है, यानी बी आंसर होगा। आप सुने होंगे कि ठंडे दिनों में, ठंडे प्रदेशों में कभी कभी क्या होते हैं, पानी के सप्लाई वाला जो पाइप होता है वो क्या होता है, फट जाता है, वो फट जाता है, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में जो पाइप में पानी होता है वो जमने लगता है, जमता है तो आकार बढ़ जाता है, बढ़ता है तो पाइप ब्लास्ट कर जाता है, फट जाता है। अगला देखिए, जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है। यानी प्रकाश के लाल, हरा, नीला रंगों को समानुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है। विकल्प है श्याम, मैजेंटा, काला या सफ़ेद। चलिए एक चीज़ आप जान जाइए, एक त्रिभुज याद कर लीजिए। एक लाल होता है सबसे सिर पर, यहाँ हरा होता है और यहाँ होता है नीला, लाल, हरा और नीला। तो लाल, हरा, नीला जो है इन सबको प्राथमिक वर्ण कहा जाता है। अब बीच में हम एक तीर लगा देते हैं इसे, और बीच में होता है वाइट कलर, बीच में होता है वाइट कलर। इन तीनों को आपस में जब मिलाते हैं तो सफ़ेद रंग बनता है। और एक और यहाँ बीच में हम लिखते हैं मैजेंटा, हम इसके बाद अगले वीडियो में इसकी चर्चा कर लेंगे। मैजेंटा यहाँ लिखते सियान और यहाँ लिखते लाल, हरा, नीला, मैजेंटा, सियान और पीला, यहाँ पीला लिख दिए। तो यहाँ दिखाता है ना कि लाल और नीला आपस में मिलेगा तो मैजेंटा बनेगा, हरा और नीला मिलेगा तो सियान बनेगा। यानी इसकी चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे। यहाँ याद करें कि लाल, हरा और नीला इन सबको समान अनुपात में हम मिलाएंगे तो सफ़ेद रंग मिलेगा। और इसको जो त्रिभुज बनाकर मैंने बताया इसे वर्ण त्रिभुज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए, तो आपका प्रश्न यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू आज के लिए।